हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 8 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ आज हम क्या क्या मतलब आज की वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। 7 दिसंबर 2023 सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अगला है संस्कृति मंत्रालय भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू करने जा रहा है। अगला है गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गूगल ने मानव मस्तिष्क के तहत AI जेमिनी पेश किया। सरकार ने मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के घटक को लागू करने का निर्णय लिया। यूपी की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेगी। मनसुख मंडाविया ने 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। लोकसभा ने जम्मू एंड कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किए। प्रधानमंत्री प्रथम भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन करेंगे। 5वें नागालैंड हनी बी दिवस का किसामा गांव में आयोजन किया गया। इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया। रिज एक वर्ड है को डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इसका पहला अपडेट है, कल था 7 दिसंबर 2023 यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2023। यह हर साल मनाया जाता है। इसे कुछ की पॉइंट्स को देखें तो भारत सशस्त्र बलों के शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है और यह 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा राष्ट्र के प्रति दिए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और जश्न मनाना है। इसका उद्देश्य है। यह हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है तो 1949 से लगातार मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 भी मनाया गया। इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो दुनिया भर में नागरिक उड्डयन के भविष्य को आकार देने में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, यानी कि सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। अब ये इतना महत्व क्यों रखता है तो यह विशेष महत्व रखता है क्योंकि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का प्रतीक है। यानी कि 1944 से यह मनाया जाता है और 1944 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इस वर्ष का इसकी थीम की बात करें तो इस वर्ष का इसका थीम था कि वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। आज का अगला अपडेट है कि संस्कृति मंत्रालय भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू करने जा रहा है। इसे कुछ की पॉइंट्स को देखें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारतीय गांवों के सांस्कृतिक पहलुओं का सर्वेक्षण करने जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय गांवों मतलब भारत में जितने भी गांव हैं, ब्लॉक हैं, जिलों की सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करना चाहता है। मतलब कि जितने भी गांव, ब्लॉक और जिलों में जाएंगी टीमें, वहाँ पर जो भी उनकी सांस्कृतिक पहचान है, जो भी उनकी क्या नाम कहते हैं परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, कला संस्कृति है, उन सब चीज़ों का ये लोग डिटेल में एक दस्तावेज बनाएंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाएगा और जिसमें ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी जिनको BLE कहा जाएगा, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा इस उसकी योजना के तहत। और जो ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी जो BLE होंगे वो गांव के नागरिकों के साथ बैठकें करेंगे, गांव जाएंगे, उनके गांव के दर्शनीय स्थल, रीति रिवाज, परंपराएं, जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनकी गांव की, त्यौहार हो गए, मान्यताएं हो गई, कला संस्कृति होगी के बारे में जो भी दिलचस्प जानकारी होगी वो सब एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे और वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा। कोई भी देख सकता है किसी भी गाँव का, जिले का, ब्लॉक का कि वहाँ की क्या संस्कृति, क्या रहन सहन, क्या चीज़ें हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि गुजरात का जो गरबा डांस है काफ़ी फेमस है, उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज
की सूची में शामिल किया गया है। तो सर की पॉइंट्स को देखें तो गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है और यह निर्णय यूनेस्को की बोत्सवाना सम्मेलन में लिया गया है। गुजरात का गरबा इस सूची में शामिल होने वाला 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। इससे पहले कि 14 ICH मतलब कि यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो यूनेस्को में शामिल हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बोत्सवाना में हाल में चल रही है, जहाँ पे गरबा डांस को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो आज का अगला अपडेट है, गूगल ने मानव मस्तिष्क के तहत AI जिसका नाम है जेमिनी पेश कर दिया, लॉन्च कर दिया भाई। तो कुछ की पॉइंट देखें तो गूगल ने अपने नवीनतम AI प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया है, जिसे मानव समान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि AI टूल है, नाम है जेमिनी, जिसको जो कि ह्यूमन माइंड की तरह काम करेगा, उसको उस तरह के व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो रोल आउट विभिन्न चरणों में किया जाएगा। गूगल के AI संचालित चैटबॉट बार्ड, जिसका गूगल बार्ड जिसका नाम है, एक AI चैटबॉट है, जैसे कि ओपन AI का चैट GPT आया था, उसके बाद ही गूगल का बार्ड आया था। तो जो गूगल के जो अभी बार्ड है और जो गूगल का फ़ोन है Pixel 8 Pro में नैनो और प्रो नाम के दो लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन पेश किए जाएंगे, मतलब कि उतने एकदम कंप्लीट वर्जन नहीं होंगे, अल्ट्रा मॉडल नहीं होगा, लेस सोफिस्टिकेटेड वर्जन जो उसमें पेश की जाएंगे, किसमें, चैटबॉट बार्ड के अंदर और Pixel 8 Pro के अंदर। बार्ड के उन्नत संस्करण को सशक्त बनाने वाले अल्ट्रा मॉडल की शुरुआत अगले साल की शुरुआत में उम्मीद है, यानी कि अगले साल की शुरुआत में इसका अल्ट्रा मॉडल जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि सरकार ने मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने राज्यसभा को सूचित किया है कि सरकार ने मिशन शक्ति के तहत चरणबद्ध तरीके से नारी अदालत के घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। तो अभी पहले जान लेते हैं कि मिशन शक्ति क्या है। तो केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में मिशन शक्ति को लागू कर रही है, यानी कि इसमें महिलाओं की सुरक्षा होगी, संरक्षा होगी और उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनको सशक्त बनाया जाए, इस योजना का नाम मिशन शक्ति लागू कर रही है केंद्र सरकार। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 2 उपयोजनाएं संबल और सामर्थ्य शामिल है। अब ये समझ लेते हैं कि संबल और सामर्थ्य क्या है। तो वन स्टॉप सेंटर, यानी हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, एक पॉइंट पे सेंटर, उसको वन स्टॉप सेंटर हो गया। महिला हेल्पलाइन हो गया 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, और नारी अदालत की योजनाएं जो है संबल उपयोजना का हिस्सा है। मतलब कि संबल 2 उपयोजनाएं हैं मिशन शक्ति के अंदर, जिसमें संबल के अंदर वन स्टॉप सेंटर आएगा किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, महिला हेल्पलाइन 181 आएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आएगा, और नारी अदालत ये संबल की योजना का हिस्सा है, उपयोजना का हिस्सा है। जबकि जो सामर्थ्य के अंदर है वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए हब के घटक को सामर्थ्य उपयोजना का हिस्सा है। मतलब सामर्थ्य उपयोजना के अंदर क्या क्या आ गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आ गई, पालना आ गया, शक्ति सदन, सखी निवास और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए हब, ये सब चीज़ें आ गई सामर्थ्य के अंदर। तो ये इसके कुछ और पॉइंट देखें तो ये पहले चरण में नारी अदालत के घटक को असम और जम्मू कश्मीर में इसको पहले लागू किया जाता है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। जब ये वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा फिर इसे धीरे धीरे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज का अगला अपडेट है, यूपी की टीम दावोस के विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके कुछ की पॉइंट्स को देखें तो स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी तक आयोजित बैठक में यूपी को भी आमंत्रित किया गया। इस बार इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 15 से 19 जनवरी को यहाँ पे बैठक आयोजित की गई दावोस में, हर साल होता है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए यूपी सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल स्विट्जरलैंड के दावोस जाएगा।
यह प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने, महानगरीय शहरों को विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देगा, और जिसमें कि लखनऊ को भारत का पहला AI शहर के रूप में विकसित करने के प्रयास भी शामिल हैं। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ समझ लें तो साल 1971 में प्रोफेसर क्राउस साहब ने इसकी स्थापना की थी। ये एक इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ग्लोबल इकोनॉमी के विषयों पर चर्चा करता है। यह फोरम दुनिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार और आदि के डिसीजन मेकर को एकजुट करता है, जो ऐसे प्रोजेक्ट और पहल पर मिलकर काम करते हैं जिससे समाज में पॉजिटिव बदलाव लाया जा सके। बेसिकली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दावोस में हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए, पॉलिसी मेकर हो गए, बड़े बड़े क्या नाम कहते हैं राजनेता हो गए, सबको बुलाया जाता है, जिस पे इकोनॉमी पे बेसिकली चर्चा की जाती है। उससे रिलेटेड ये समिट है और इस बार इसमें यूपी को भी आमंत्रित किया गया है और 15 से 19 जनवरी तक ये दावोस में आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्घाटन किया है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में एक समारोह में 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन इंडिया के वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्घाटन किया है। सेमिनार का विषय था कि उर्वरक और कृषि क्षेत्रों में नवाचार। मंत्री जी ने बताया कि भारतीय अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से नैनो DAP और नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों को पेश करने वाला पहला देश है। सरकार ने 2 लाख मॉडल रिटेल आउटलेट स्थापित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के नाम से जाना जाता है। इन केंद्रों में किसान खुदरा कीमतों पर उर्वरक, बीज व खेती से जुड़ी अपनी सभी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट है। ये 5वें नागालैंड हनी बी दिवस को किसामा गांव में आयोजित किया गया। किसामा नागालैंड में गांव है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देखें तो 5वां नागालैंड हनी बी दिवस नागा हेरिटेज विलेज किसामा में थीम थी, जिसकी बी एंड हनी ट्रायल टेस्ट के तहत मनाया गया। यानी कि हेरिटेज विलेज का नाम था किसामा और जिसकी थीम थी बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट। किसामा में हनी हब के खुलने से मधुमक्खी पालन समुदाय को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक बड़ा अवसर मिलता है। नागालैंड में मधुमक्खी पालकों की बात करें तो वर्तमान में 1 लाख से अधिक मधुमक्खी पालक हैं। यानी कि मधुमक्खी पालन का जो व्यापार है एक बड़े स्केल पे किया जाता है नागालैंड में। और ये हनी बी जो महोत्सव था ये इसी से रिलेटेड था। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2023 को लाल किले में आयोजित होने वाले पहले भारतीय कला, वास्तुकला, डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन करेंगे। वह लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक का भी उद्घाटन करेंगे। IAADB यानी कि भारतीय कला, वास्तुकला, डिजाइन द्विवार्षिक 2023 देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा, क्योंकि यह भारत का द्विवार्षिक परिदृश्य में प्रवेश करने की शुरुआत करेगा। और इसका जो 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले में इसका उद्घाटन करेंगे। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट से अलग हो गया है, बाहर हो गया, एग्जिट कर लिया है। काफ़ी बुरी खबर है हमारे पड़ोसी चीन के लिए। तो सिर्फ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से हट गया है। 4 साल से अधिक समय बाद यह साइन अप करने वाला एकमात्र ग्रुप 7 देश बन गया, यानी कि क्या नाम G7 देश बन गया है। मतलब कि G7 में से कोई ऐसा देश नहीं था जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें केवल इटली एक ऐसा मात्र देश था जो इस BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, जो कि अब ये भी अलग हो गया है। एक लंबे इस निर्णय का एक लंबे समय से इंतजार था। चीन के साथ अपने संबंधों के प्रति इटली के दृष्टिकोण में यह रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। ऑब्वियस सी बात है। चीनी राष्ट्रपति जो अगर BRI प्रोजेक्ट की बात करें तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके विश्व स्तर पर चीन के प्रभाव को बढ़ाना ही है। चीन के प्रभाव को बढ़ाना क्या अपने आप डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है।
चीन लोन दे दे के अपने आप ही चीन का स्तर बढ़ जाएगा इससे। फिलहाल तो बुरी खबर है क्योंकि इटली जो इससे बाहर हो गया, खैर इंडिया के लिए तो अच्छी खबर ही है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, टेलर स्विफ्ट एक अमेरिकी पॉप सिंगर है को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ ईयर नामित किया गया है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इसके अलावा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, सभी जानते हैं इनको, को एथलीट ऑफ द ईयर एंड सैम ऑल्टमैन यानी चैट जीपीटी वाले ओपन एआई के सीईओ, इनको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। और यह पुरस्कार उस घटना या उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले वर्ष पर की वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। आज का लास्ट अपडेट है, रिज एक वर्ड है। रिज वर्ड को डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर कोई जानता है, ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है रिज वर्ड को। इससे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वह था कि 8 इस बार हर साल होता है, तो इस बार 8 शब्दों की एक छोटी सूची बनाई गई थी जिसमें 4 दिवसीय मतदान अवधि में जनता ने 4 शब्दों को फाइनलिस्ट तय किया और वो 4 शब्द थे रिज, स्विफ्टी, प्रॉम्प्ट और सिचुएशनशिप, और जिसमें से रिज वर्ड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। रिज की बात करें तो रिज क्या है, रिज वर्ड का मतलब क्या है, तो रिज एक बोलचाल की संज्ञा में एक नाउन है जिसका मतलब हुआ कि किसी की शैली, आकर्षण या आकर्षण के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि रिज का अगर मतलब निकालें तो किसी की शैली के लिए हम रिज यूज कर सकते हैं, आकर्षण के लिए, या कोई आकर्षण के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर कोई आकर्षित कर रहे हैं, तो इसमें हम रिज यूज कर सकते हैं। तो बस यही थे आज के अपडेट। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।